हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ हिंदू मैरिज को, जिसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सपिंडा रिलेशंस, प्रोहिबिट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स, उसके साथ ही साथ बाइगेमस मैरिज किसको कहते हैं ये भी डिस्कस करेंगे, और क्या वैलिड एज ऑफ मैरिज मानी गई है एज पर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट या फिर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इलेबोरेटिवली। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ बनाई है, जो कि अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं ऑन माय नंबर 9818098138, जिसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट आया था इन द ईयर 1955, और इसके आने से पहले कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था जो कि हिंदू मैरिज को गवर्न करता हो। और इसके आने से पहले हमारे देश में पॉलीगैमी अलाउड था, मतलब एक आदमी एक से ज़्यादा बीवियां रख सकता था। वैसे ही अगर हम एक वुमेन की बात करें तो एक से ज़्यादा पॉलीएंड्री वो प्रैक्टिस कर सकते थे, उनकी एक से ज़्यादा पति हो सकते था। पर जब हिंदू मैरिज एक्ट आया इन द ईयर 1955, तो उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स आए इन हिंदू मैरिज। तो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज क्या कहता है, ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है कि भाई फॉर अ वैलिड मैरिज बिटवीन टू हिंदूज ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशंस हैं? पहला है कि नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी, इसका मतलब ये है कि आप खाली एक ही वाइफ रख सकते हैं एक टाइम पर, और आप एक ही हस्बैंड रख सकते हैं एक टाइम पर। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी दो बीवियां हों या आपके दो पति हों। और हिंदूज जो इसमें डिफाइंड है, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कहती है कि भाई जो भी दोनों पार्टीज हों, जो हस्बैंड वाइफ हो, वो कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से नहीं गुजरने चाहिए, उनके दिमागी हालात ठीक होने चाहिए, जिससे कि वो एक वैलिड कंसेंट दे पाए उस शादी को। वहीं क्लॉज बी क्या कहता है कि भाई आप साउंड माइंड के तो होने ही चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप अनफिट माने जाएं फॉर मैरिज, या फिर आप अनफिट माने जाएं फॉर प्रोक्रिएटिंग चिल्ड्रन। आप केपेबल होने चाहिए एक मैरिज को एक मैरिज को पूरा सही से निभाने के लिए, उसके साथ ही साथ बच्चों को जन्म देने के लिए। और क्लॉज सी कहता है कि यू मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, मतलब आपको पागलपन के दौरे नहीं पड़ने चाहिए। और तीसरा पॉइंट कहता है अबाउट द एज, एज के बारे में बात करता है, और इस पॉइंट को लेके बहुत सारी हम लोगों को कंफ्यूजन रहती है, जो कि मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। तो हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 कहता है कि भाई एक मेल की एज होनी चाहिए 21 साल फॉर अ वैलिड मैरिज, और एक फीमेल की एज होनी चाहिए 18 साल। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल्दो ये एज दी गई है, पर अगर इससे कम भी एज में आप शादी करते हैं तो एज पर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 वो वैलिड ही मानी जाती है, वो ना वॉइड मानी जाती है मैरिज, ना वॉइडेबल मानी जाती है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि यू मस्ट नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशंस। अब ये क्या कहता है, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होते हैं कि भाई खून में आप शादी नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिनके बीच में शादियां नहीं हो सकती हैं। तो उस बारे में बात करता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन आर सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। पर अगर कोई कस्टम, अगर कोई राज्य में या कोई पर्टिकुलर एरिया में ऐसा कस्टम बहुत पहले से है जिसमें परमिट किया जाता है कि नहीं भाई आप अपनी माँ से भी शादी कर सकते हैं, मौसी से भी कर सकते हैं, तो वो वैलिडी मानी जाएगी। उसको ये उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं करता है। जैसे कि पंजाब में शायद जाट कम्युनिटी में इट इज़ अलाउड कि आप अपने भाई की विडो के साथ शादी कर सकते हैं, अपनी भाभी से शादी कर सकते हैं अगर वो विडो हो गई हैं। तो ऐसे कस्टम्स अगर कोई प्रिविलेंट है तो उनके ऊपर ये क्लॉज अप्लाई नहीं करेगा। क्लॉज फिफ्थ कहता है कि दे मस्ट नॉट बी सपिंडास। सपिंडास का मतलब क्या होता है? पिंडास का मतलब होता है बॉडी, सपिंडास का मतलब होता है कि भाई पीढ़ी, मतलब आप अगर एक ही पीढ़ी से आते हैं, अगर आपके एंसेस्टर सेम है तो आप शादी नहीं कर सकते। सपिंडास का मतलब होता है अगर आप एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं तो आप शादी नहीं कर सकते। जो मेल के लिए 5 डिग्री तक माना जाता है, और फ्रॉम द मदर साइड वो 3 डिग्री तक माना जाता है, फादर साइड के थ्रू 5 डिग्री तक। क्या है ये, अभी हम इलेबोरेटिवली इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम क्लॉज 1 को, जो कि बाइगैमी के बारे में बात करता है। वो ये कहता है कि भाई देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1955 से पहले हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था, तो तब पॉलीगैमी भी प्रैक्टिस होती थी और पॉलीएंड्री भी। पर जब हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, तो उसने बोला भाई खाली एक ही आपका पति हो सकता है और एक ही आपकी बीवी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप दो बीवियां रखें, तीन बीवियां रखें, आप दो पति रखें या तीन
पति रखें। तो हिंदू मैरिज एक्ट के बाद उसको खारिज कर दिया गया और इसको एक ऑफेंस बना दिया गया। ये ऑफेंस भी है अंडर आईपीसी, अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। और इसको बोला भी गया है कि भाई ये ऑफेंस है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। पर इसके लिए एसेंशियल कंडीशन ये है कि बाइगैमी के लिए कि जो आपने पहले मैरिज की हुई है, जैसे आप हैं और आपकी ऑलरेडी एक बीवी है, तो आपके बीच में और फिर आप एक और शादी कर लेते हैं, तो आप बाइगैमी के लिए तब लायबल माने जाएंगे जब ऑलरेडी जो आपकी शादी हुई भी है अपनी पुरानी बीवी से वो एक वैलिड मैरिज हो। वो नल एंड वॉइड होगी, अगर वो वैलिड ही नहीं होगी मैरिज आपकी पुरानी वाली, तो फिर आपको बाइगैमस मैरिज के लिए पीनलाइज नहीं किया जा सकता है। पर अगर वो वैलिड है और फिर आपने दूसरी शादी कर ली है तो आप बाइगैमी के लिए चार्ज किए जाएंगे और लायबल माने जाएंगे। तो सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? वो कहता है कि भाई बाइगैमस मैरिज वॉइड होगी। जो आपने दूसरी शादी की है जबकि आप पहले से ही शादीशुदा थे, तो उस दूसरी शादी को वॉइड माना जाएगा। ये कहता है सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और ये पीनल ऑफेंस भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके खिलाफ आपको 7 साल की सजा या फाइन या दोनों दिए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। तो कभी भी इस कार्य को मत करिएगा, क्योंकि आईपीसी में तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे और उसमें आपको 7 साल की सजा भी हो सकती है। तो एक लैंडमार्क केस है इसके ऊपर, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था कि एक आदमी था, उसकी ऑलरेडी शादी हुई थी, वो हिंदू था और हिंदू रिवाज के साथ, रीति रिवाज के साथ उसकी वैलिड मैरिज हुई भी थी। अब उसने क्या किया कि अब उसको मन किया कि भाई मैं दूसरी भी शादी करूंगा। तो वो चालाक निकला, उसने बोला चलो एक काम करता हूँ, हिंदूज में तो अलाउड नहीं है, मुस्लिम्स में तो अलाउड है दूसरी शादी। तो उसने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया और दूसरी शादी कर ली। तो अब केस आया, अब जो उनकी बीवी थी सरला मुदगल जी, उन्होंने केस डाला कि भाई कैसे कर ली इसने शादी, ये तो वॉइड मानी जाएगी और बाइगैमी का केस चलना चाहिए इसके ऊपर। तो इसने बोल रहा कि भाई क्या हुआ, मैं तो इस्लाम में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका हूँ, मैं हिंदू तो रहा नहीं, तो इस्लाम में तो ऑलरेडी अलाउड है चार भाई। तो फिर कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एट द टाइम जब आपने इस्लाम में कन्वर्ट किया, तो उससे पहले तो आपकी ऑलरेडी एक शादी हुई थी, आप तब तो हिंदू ही थे उससे पहले। तो एक तरीके से ये तो आपने धोखा दिया है अपनी पुरानी जो पहली वाइफ है उसको, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट तो मोनोगैमी को ही अलाउड करता है, पॉलीगैमी अलाउड नहीं करता है। तो देखा जाए तो ऑलरेडी आप हिंदू थे और आपने इस्लाम धर्म इसलिए अपनाया जिससे कि आप एक से ज्यादा वाइफ से शादी कर पाए। तो उसके ऊपर बाइगैमी का भी केस चला था और जो दूसरी शादी हुई थी उसको वॉइड माना गया था, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि वो पहले तो हिंदू ही था, बाद में उसने इस्लाम धर्म अपनाया, वो भी इसलिए नहीं क्योंकि उसकी कोई मान्यता थी इस्लाम धर्म के टूवर्ड्स, बस इसलिए जिससे कि वो एक और शादी कर पाए। तो इस केस में बाइगैमी का भी केस चला था और दूसरी शादी को वॉइड माना गया था। और इसमें रेमेडी क्या है कि बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपकी बीवी या आपके पति बाइगैमी में इन्वॉल्व हो जाए, वो दूसरी शादी कर लें, तो अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो आप उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो इनिशिएट कर ही सकते हैं अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। उसके साथ ही साथ आप डाइवोर्स भी डिमांड कर सकते हैं कि भाई तलाक दिया जाए, और मेंटेनेंस भी डिमांड कर सकते हैं अपने स्पाउस से। वहीं जो दूसरी बीवी है वो क्या कर सकती है, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चला सकती है अगर उसे ये नहीं पता था कि भाई जो पहले की जिस बंदे से उन्होंने शादी की है वो ऑलरेडी शादीशुदा है। अगर उनको पता था कि ऑलरेडी शादीशुदा है और फिर उन्होंने शादी की है तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला पाएंगी दूसरी बीवी। पर अगर उन्हें नहीं पता था कि ऑलरेडी ये शादीशुदा है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वो इनिशिएट कर सकती है उनके खिलाफ, बट वो डाइवोर्स नहीं सीख कर सकती क्योंकि दूसरी मैरिज तो वैलिड मानी नहीं जाती एज पर हिंदू मैरिज एक्ट जब तक पहली मैरिज ऑलरेडी सस्टेन कर रही हो। तो डाइवोर्स नहीं मांग सकती है दूसरी बीवी, पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है, प्रोवाइडेड उनको पता ना हो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द मैरिज कि वो पहले से ही शादीशुदा है। अब आ जाते हैं एक और एसेंशियल कंडीशन जो है फॉर वैलिड हिंदू मैरिज, वो है मेंटल कैपेसिटी को जो डील करती है, दैट इज साउंडनेस ऑफ माइंड, दिमागी हालात से सही होने चाहिए आप। तो वो क्या कहता है कि अगर बिफोर मैरिज, मतलब आज कल शादी है और आज तक मैं दिमाग से ठीक नहीं हूँ और मेरी शादी हो जाती है और बाद में आपको पता लगता है कि भाई ये आदमी तो एट द टाइम ऑफ मैरिज ही वाज नॉट ऑफ साउंड माइंड, तो ये इस टाइप की शादी जो है वो वॉइडेबल है। अब आप चाहें, अगर मैं चाहूँ तो कोर्ट जा सकता हूँ और उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता हूँ। ऐसी टाइप की मैरिज वॉइडेबल मानी जाती है अगर दूसरा बंदा साउंड माइंड का नहीं है बिफोर द मैरिज। पर अगर ऐसा हो कि जब शादी हुई थी या शादी से पहले वो ठीक, दिमागी हालात ठीक थे, पर बाद में दिमागी हालात खराब हो जाते हैं, तो इसके बाद आप डाइवोर्स तो सीख कर सकते हैं इस ग्राउंड पे बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। पर
आप उस मैरिज को वॉइड या वॉइडेबल नहीं मानेंगे, वो मैरिज वॉइड नहीं मानी जाएगी, पर आप डाइवोर्स जरूर सीख कर पाएंगे अगर वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आफ्टर मैरिज डेवलप हुई है। तो ये बात है साउंडनेस ऑफ माइंड के रिगार्डिंग। और अनसाउंड कब माना जाएगा इंसान, जब ही इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ऑर्डिनरी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज, जो कि ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं शादी के बाद, वो अगर बंदा नहीं परफॉर्म कर सकता, उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो ऑर्डिनरी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन जो मैरिज के हैं वो परफॉर्म कर पाए, तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में कवर होगा। अब आ जाते हैं हम एज ऑफ मैरिज पे, जो कि सबसे ज्यादा डाइसी पॉइंट है और बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लेती है कि भाई एज ऑफ मैरिज है क्या, क्या 18 साल या 21 साल है उसके बाद वॉइड मानी जाती है, वॉइडेबल या वैलिड मानी जाती है। तो अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट ने जरूर ये बताया है कि भाई एक लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लड़की की 18 होनी चाहिए, तभी एक वैलिड मैरिज मानी जाएगी। पर इन द केस ऑफ पीवी वेंकट रमन वर्सेस स्टेट, इसमें बोला गया था कि भाई अगर उनकी एज इससे कम भी है ना, 18 साल से कम है लड़की की एज और लड़की की एज 21 साल से कम है, तो वो वैलिड ही मानी जाती है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। पर जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन 18 एक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि ये तो इस एक्ट को प्रोहिबिट भी करना था कि भाई ऐसा लोग ऐसा ना करें कि अपने बच्चों की शादी कम उम्र में कर दें। तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है अगर चाइल्ड मैरिज की जाती है, जो कि है 2 साल की, मतलब आपको 2 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर आपके पेरेंट्स ने बाल विवाह कराया है आपका, या फिर 1 लाख रुपए का फाइन भी देना पड़ सकता है, या फिर दोनों। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 के हिसाब से अगर 21 साल से कम की उम्र में शादी होती है, बाल विवाह होता है, तो क्या वो वैलिड है, वॉइड है, तो आप बोलेंगे वो वैलिड है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। पर हिंदू मैरिज एक्ट ही पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब करता है अगर बाल विवाह करवाया जाता है। पर अगर ये पूछे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर चाइल्ड मैरिज को क्या माना गया है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वॉइड माना जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए आप ये बात याद रखिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर चाइल्ड मैरिज वॉइड मानी जाती है एंड एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वो वैलिड मानी जाएगी, पर पनिशमेंट बताई गई है अंडर सेक्शन 18। अब आ जाते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट एक्ट जो कि है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जो कि डील करता है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। और ये जो एक्ट है ये हर कम्युनिटी पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, ये वाला एक्ट हर कम्युनिटी पे एप्लीकेबल है और ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड मैरिज की, बाल विवाह ना हो, उससे रिलेटेड ये बनाया गया था। पर ये उस मैरिज की वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर मैरिज बाल विवाह हो गया है तो ये एक्ट ये नहीं कहता कि वो वॉइड मानी जाएगी या वॉइडेबल मानी जाएगी, उसकी वैलिडिटी पे कोई असर नहीं मानता, पर ये पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। इट इज अ पीनल लेजिस्लेशन, ये बताता है कि क्या सजा दी जा सकती है अगर बाल विवाह कराया जाए। तो ये खाली पीनल लेजिस्लेशन है, ये वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करता, ये ना उस मैरिज को वॉइड करता है ना वॉइडेबल करता है, पर ये पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है अगर इसके प्रोविजन को ना माना जाए। और इसके हिसाब से भी जो वैलिड एज ऑफ मैरिज है वो 21 साल है फॉर अ बॉय एंड 18 ईयर्स है फॉर अ गर्ल। अब आ जाते हैं हम एक और प्रोहिबिशन कि भाई आपके अगर खून का रिश्ता है या और कोई प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आप फॉल करते हैं तो आप शादी नहीं कर सकते दूसरे बंदे से। तो ये क्या है, सपिंडा रिलेशन होता है कि भाई अगर आपके एंसेस्टर सेम रहे हैं, अगर आप एक ही एंसेस्टर से डिसेंड कर रहे हैं, आपके 4 फादर सेम रहे हैं, तो आप शादी नहीं कर सकते हैं उसमें। पर अगर कोई कस्टम है कोई कम्युनिटी का जो कि अलाउ करता है सपिंडा रिलेशनशिप को, मैरिज को सॉरी, तो वो इस ये वाला एक्ट उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। तो क्या है सपिंडा रिलेशनशिप? सपिंडा रिलेशनशिप देखी जाती है 5 पीढ़ी फ्रॉम योर फादर साइड, मतलब फादर की 5 पीढ़ियां और मदर साइड से 3 पीढ़ियां। तो 5 पीढ़ियों का मतलब क्या है फ्रॉम फादर साइड, कि एक तो पहले हो गए आप, पहले आप हो गए, फिर आते हैं आपके फादर, मतलब आप अपने फादर से शादी नहीं कर सकते हैं, फिर उनके फादर मतलब आपके ग्रैंड फादर या आपकी ग्रैंड मदर, अगर आप मेल हैं तो आप अपनी ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकते, अगर आप फीमेल हैं तो अपने ग्रैंड फादर से शादी नहीं कर सकते। ये हो गई तीसरी पीढ़ी। फिर आती है चौथी पीढ़ी कि आप अपने परदादी या परदादा से शादी नहीं कर सकते हैं। फिर आ गया 5वीं पीढ़ी, आखिरी पीढ़ी, कि आप अपने परदादा मतलब परदादा से शादी नहीं कर सकते। तो ये होते हैं 5 डिग्री कैलकुलेट होती है सपिंडा रिलेशनशिप में फ्रॉम फादर साइड, और ये हमेशा टुवर्ड्स अपवर्ड कैलकुलेट की जाती है। आप, आपके फादर,
फिर उनके फादर ऐसे, ऐसा नहीं होता कि फादर फिर उनका बच्चा ऐसे, ये ऊपर की तरफ काउंट की जाती हैं 5 पीढ़ियां। अब वहीं आ जाते हैं मदर साइड से, कि मदर साइड से कैसे वो पीढ़ियां काउंट होती हैं। पहले तो हो गए आप, फिर आप अपनी माँ से नहीं कर सकते हैं, दूसरी पीढ़ी हो गई वो, फिर आप मदर्स मदर मतलब अपनी नानी से शादी नहीं कर सकते, या अगर आप फीमेल है तो आप अपने नाना से शादी नहीं कर सकते। तो मदर साइड से 3 डिग्री तक कैलकुलेट होती है सपिंडा रिलेशनशिप, वहीं फादर साइड से 5 डिग्री तक। तो ये हुआ सपिंडा रिलेशनशिप, जो कि वॉइड मानी जाती है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। अब आ जाते हैं हम प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो कि अलग है फ्रॉम सपिंडा रिलेशनशिप। तो पहला पॉइंट क्या कहता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का, इफ वन इज लीनियर एसेंडेंट दैट इज फादर, मतलब आप अपने फादर से शादी नहीं कर सकते हैं, वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आता है। और दूसरा पॉइंट कहता है इफ वन वाज वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट। एसेंडेंट का मतलब होता है कि आप अपने फादर से, उनके उनके फादर से, डिसेंडेंट का मतलब होता है नीचे, मतलब आदमी अपने पोती से, अपनी बेटी से, वैसे डिसेंडेंट का मतलब ऊपर से नीचे, एसेंडेंट का मतलब नीचे से ऊपर। तो ये कहता है सेकंड पॉइंट कि भाई आप अपनी मम्मी से शादी नहीं कर सकते, आप अपनी दादी से शादी नहीं कर सकते अगर आप मेल हैं तो। वहीं अगर डिसेंडेंसी का देखा जाए, ऊपर से नीचे आए हम, तो कोई भी बंदा अपनी बहू से शादी नहीं कर सकता, मतलब अपने बेटे की वाइफ से शादी नहीं कर सकता, या अपनी पोत बहू से शादी नहीं कर सकता, मतलब आपके ग्रैंडसन की जो वाइफ होंगी उनसे आप शादी नहीं कर सकते हैं, डिसेंडेंसी अगर देखी जाए। वहीं एसेंडेंसी देखी जाए तो आप अपनी मदर से शादी नहीं कर सकते या अपनी दादी से शादी नहीं कर सकते। वहीं अगर लड़की के केस में देखी जाए तो वो अपने फादर से शादी नहीं कर सकती, या अपने डॉटर्स हस्बैंड मतलब अपने दामाद से भी शादी नहीं कर सकती है लड़की। और तीसरा पॉइंट प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में क्या आता है कि भाई आप अपनी भाई की वाइफ से शादी नहीं कर सकते, मतलब अपनी भाभी से शादी नहीं कर सकते हैं, या अपनी चाची से शादी नहीं कर सकते, मतलब फादर्स ब्रदर्स वाइफ अपनी चाची से शादी नहीं कर सकते, या ग्रैंड मदर्स ब्रदर्स वाइफ मतलब आपकी जो दादी है उनके भाई की जो बीवी है उससे शादी नहीं कर सकते, या आप अपनी मम्मी के ब्रदर की जो वाइफ होंगी उनसे शादी नहीं कर सकते, मतलब अपनी मामी से शादी नहीं कर सकते। ये हुआ तीसरा प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। वहीं चौथा क्या कहता है कि भाई भाई बहनों में शादी नहीं हो सकती, मतलब चाहे वो हाफ हो, फुल हो या यूटेरिन, मतलब चाहे वो, और वैसे ही मदर या फादर, स्टेप मदर हो या स्टेप फादर, दोनों उसमें इंक्लूड होते हैं। वैसे ही ब्रदर और सिस्टर चाहे हाफ हाफ ब्लडेड हो या फुल ब्लडेड हो या यूटेरिन ब्लड हो, तो चाहे आप स्टेप सिस्टर स्टेप ब्रदर हो तो भी आपके बीच में शादी नहीं हो सकती। अंकल नीस के बीच में नहीं हो सकती, मतलब मामा अपनी भांजी से नहीं कर सकते हैं, चाचा अपनी भतीजी से नहीं कर सकते। वैसे ही आंटी नेफ्यू के बीच में नहीं हो सकती, मतलब मौसी भांजे से नहीं कर सकती, या बुआ भतीजे से नहीं कर सकती, और कजन्स के बीच में भी नहीं हो सकती। आप अपनी मौसी के बेटे से या अपने बुआ के बेटे से, या अगर मैं लड़की की बात करूं तो अपनी मौसी की बेटी से, अपनी बुआ की बेटी से शादी नहीं कर सकते हैं। चचेरा ममेरा या जो भी इसमें इंक्लूड होते हैं उनसे शादी आप नहीं कर सकते। और एक और बात ये आती है कि भाई अगर मैरिज वॉइड है ना एज पर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या वैसे, तो जो बच्चा पैदा होगा आउट ऑफ दैट मैरिज, आउट ऑफ वॉइड मैरिज, वो लेजिटिमेट ही माना जाएगा और वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि ऑल्दो शादी वॉइड मानी जाएगी, पर जो बच्चा पैदा होगा उसको लेजिटिमेट माना जाएगा एंड ही इज केपेबल ऑफ इनहेरिटेंस, वो इनहेरिट कर सकता है अपने फादर की प्रॉपर्टी। और वहीं सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड इसका सब क्लॉज 4 और 5 क्या कहता है कि भाई अगर कोई कस्टम कहता है, कोई कस्टम है कहीं किसी राज्य में, वो अलाउ करता है सपिंडास के बीच में शादी को, या दो लोगों के बीच में जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री में है, तो फिर उसके ऊपर ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, वो मैरिज वैलिड मानी जाएगी अगर कस्टम परमिट करता है। तो दोस्तों ये था एसेंशियल्स ऑफ हिंदू मैरिज, जिसमें हम सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है सब हमने डिस्कस कर लिया। अगली वीडियो में पीडीएफ के लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो में फिर उन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।